Hello, good afternoon to all of you and welcome to all students of BSc Part 1. Today in this online class of physics, we discuss about remaining topic of our previous lecture, which is decay of current in any LR circuit under current varying. So let's start our today's online class, and it starts to discuss about what is decay of current in LR circuit. In previous lecture I am discussed about what is growth of current in any LR circuit. Growth of current in any LR circuit. So let's talk about decay of current in any LR circuit. जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि कोई भी करंट किसी LR सर्किट में कैसे ग्रो करती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। वहाँ पे पिछली कक्षा में हमने देखा कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, करंट वेरिएशन क्या होता है, करंट वेरिएशन का इक्वेशन I = I0, ये हमने देखा एक्सपोनेंशियल टर्म में। वहाँ पाया क्या कि जो भी करंट हमारी वेरी करती है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, इम्प्रूव करती है, ग्रोथ करती है। और वहाँ पे हमने टाइम कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू L/R उसको भी देखा, उसका रिलेशन निकाला कि ग्रो ऑफ करंट कैसे उस पर डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे कि उसी LR सर्किट में जिसमें हमारी करंट ग्रो करती है, जब हम सर्किट के अंदर जो लगी स्विच है उसका टर्मिनल चेंज कर देते हैं, यानी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को, तो जो उस सर्किट में LR सर्किट के अंदर, ये हमारी LR सर्किट है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि इस LR सर्किट में जब हम इस स्विच को यहाँ टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर देते हैं, 1 से कनेक्ट करने पे होता क्या है कि ये जो बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स ऑफ डीसी सोर्स, इसके कनेक्ट हो जाने से यहाँ इस सर्किट के अंदर इस तरीके से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और जब करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक L है, दूसरा R है, यानी इंडक्टर लगा हुआ है और रजिस्टर लगा हुआ है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोजेज द ग्रोथ ऑफ करंट बिकॉज इट स्टोर द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ रिलीज फ्रॉम दिस बैटरी। यानी कि इस इंडक्टर के प्रेजेंट होने के कारण इस एक्सटर्नल बैटरी से रिलीज़ होने वाले चार्ज इस पूरी सर्किट में स्वतंत्र रूप से फ्लो नहीं कर पाते, ये उनको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ग्रो ऑफ करंट रुक जाती है। और ये तब तक चार्जेस को एब्जॉर्ब करता है जब तक स्टडी वैल्यू गेन नहीं हो जाती। स्टडी वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, यानी जब तक इस सर्किट में I0 = E/R डेवलप नहीं हो जाता, तब तक ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, यानी करंट को तब तक ये स्टोर करता है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है इन LR सर्किट di/dt, वो हमारी I0 × R/L 1 - I/I, यानी कुल मिला के R/L I0 - I पे वो डिपेंड करती थी। यानी कुल मिला के जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट था हमारा di/dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R/L के, यानी di/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R/L। और R/L हमारा क्या था, 1/λ था, क्योंकि L/R हमारा लैम्डा एनी टाइम कांस्टेंट होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट था LR सर्किट में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टाइम कांस्टेंट के। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम कांस्टेंट तो होगा, लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बैटरी का कनेक्शन हम हटा देंगे, यानी इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने का मेथड क्या है कि यही स्विच हम यहाँ से पॉइंट 1 से 2 पे कनेक्ट करा दें। ये पोजीशन फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड पोजीशन है। जब ये हमारा सेकंड पे चला जाएगा तो बैटरी हमारी रिलीज़ हो जाएगी सर्किट में, यानी अब हमारे पास ये वाली सर्किट बचती है। तो चूंकि इसमें इंडक्टर के अलावा दूसरा कंपोनेंट हमारा रजिस्टर है,
तो इसलिए रजिस्टर के थ्रू इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, ना कि डायरेक्टली अपने वैल्यू जो इसकी वैल्यू करंट की इस समय थी, स्टडी वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट, वो डायरेक्टली डिक्रीज़ होके जीरो गेन नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे थ्रू दिस रजिस्टर डीके करती है। तो वो कैसे करती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसी को हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने वही सर्किट लिया है, तो कंसीडर करेंगे सबसे पहले कि लेट अस कंसीडर एनी एल आर सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एल एंड a resistor, non-inductive resistor R, and both are connected in series, and then B change this position of switch from 1 to 2 and due to which it starts to decay। ये काम हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडरेशन करते हैं, फिर एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन टॉपिक की डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो इसमें हम उसी कंडीशन में जो फिगर हमारे पास है उसी फिगर में चेंज करते हैं। व्हेन द स्विच एस इज़ थ्रोन ओवर पोजीशन 2 फ्रॉम पोजीशन फर्स्ट। अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया कि कैसे हम पॉइंट 1 से स्विच को पॉइंट 2 पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके कारण बैटरी हमारी रिलीज़ हो जाती है सर्किट से। देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड टू द सर्किट बिकम्स जीरो। तो ऐसी स्थिति में जो सर्किट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी बैटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना था, ई था, ये ई हमारा जीरो हो जाएगा सर्किट के अंदर, बिकम्स ज़ीरो। द करेंट इन द सर्किट नाउ डीके फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। अब ऐसी स्थिति में जब हमने बैटरी रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई जीरो कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट यानी स्टडी वैल्यू ऑफ द करेंट आई नॉट, जिसको ई अपान आर के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जीरो की तरफ डीके करना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये स्टार्ट कर देती है तो कॉन्सिक्वेंटली द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल, चूँकि एक बार उसमें करंट सेटअप हो गया। आपको पता है कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक फील्ड डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं, और उन लाइन में जब परिवर्तन होता है ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यानी हम कुल मिला के फ्लक्स कह दें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो चेंज हो जाती हैं जो कि कॉयल से कनेक्ट हैं। और जैसे ही फ्लक्स लाइन चेंज होती हैं तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन दैट सर्किट, यानी उस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है क्षणिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जिसके कारण जो करंट हमारी डिक्रीज़ करती है मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ, वो उसका अपोज करना स्टार्ट कर देता है। यानी सेम प्रोसेस चार्जिंग वाला, कि जब वो चार्ज का विरोध कर रहा था, कब, जब उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गया था। सेम कंडीशन में जैसे ही हम बैटरी को रिलीज़ करते हैं, फ्लक्स लाइंस जो कि कॉइल से जुड़ी हुई हैं उनमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है, और वो क्या करता है कि उस फॉल ऑफ करंट का अपोज करता है, विरोध करता है। देयरफॉर द करंट टेक्स सम टाइम्स टू रीच इट्स जीरो वैल्यू। तो इसी के कारण जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है यानी आई नॉट, वो डायरेक्टली जीरो नहीं हो पाती, जीरो होने में वो कुछ समय लेती है। ठीक, अब हम जानते हैं कि वो समय क्या होगा और करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। मैथमेटिकल वे में इसको हम डेवलप करेंगे, डेराइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ड्यूरिंग द फॉल ऑफ करंट आई बी द वैल्यू एट एनी इंस्टेंट टी। जब बैटरी हमारी सर्किट से रिमूव हो गई तो किसी क्षण टी, समय मान लेते हैं टी है, और टी टाइम पे करंट की वैल्यू हमारी क्या है, आई है। At time t, the value of current I, or we can say that at any instant small t, I be the value of current in that circuit। उस सर्किट में I करंट है। ठीक, as induced electromagnetic force, चूँकि हमको पहले से पता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू -L/di/dt होती है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। एंड देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे चूँकि बैटरी चली गई है बाहर, उसका कोई रोल नहीं है, तो ई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई। तो
there is no source of electromagnetic force, then we can write from Ohm's law. ओम्स लॉ हमको पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। जैसे पिछले इक्वेशन में यानी पिछली लेक्चर में हमने देखा कि सर्किट का हम इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ बैटरी का ईएमएफ कितना था, ई था, इंडक्टर का ईएमएफ कितना था, -LdI/dt था। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो सर्किट का इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ बैटरी नहीं है इसलिए ई जीरो है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स -LdI/dt है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR से ये हमारा हो जाएगा -LdI/dt इज इक्वल टू RI। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसी को हम पक्षांतर करेंगे तो dI/dt की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -R/L/dt। चूँकि -L हमारा ट्रांसफ़र हो गया दूसरी साइड में, तो ये हो गया -R/L/dt। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पता है कि ये क्या है हमारे पास, dI/dt इज इक्वल टू -R/L/dt। तो यहाँ पे हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये इस फॉर्म में ले लें, dI/dt dI/dt और ये वैल्यू हो गई -R/L। R/L बाहर ले लें, चूँकि इसमें रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट है, इंडक्टेंस ये भी कांस्टेंट है, तो हम केवल इंटीग्रेट किसको करेंगे, dt को करेंगे। तो ये जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्म से तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हमको मिल जाएगा log I। दूसरी साइड में चूँकि R/L कांस्टेंट है तो t का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k डैश अप्लाई कर देंगे। चूँकि पिछले लेक्चर में पिछले पॉइंट्स में हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट k लिया था, इसलिए इस क्लास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट k डैश ले रहे हैं। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट आफ्टर इंटीग्रेटिंग this equation. अब now we can evolve the value of k dash, that is integration constant। integration constant k dash की वैल्यू हम निकालेंगे। k dash की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में पिछले पॉइंट में निकाला था। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन यानी प्राथमिक अवस्था। अब यहाँ पे चूँकि डिस्चार्जिंग हो रहा है तो इसकी प्राथमिक अवस्था कब होगी, जैसे ही स्विच हम पोजीशन 1 से 2 पे ट्रांसफ़र करेंगे बैटरी हमारी रिमूव हो जाएगी। जब बैटरी रिमूव जैसे ही होती है वही टाइम हमारा क्या होगा, इनिशियल टाइम होगा। इनिशियल टाइम अब यहाँ पे हम t बराबर 0 उसको मानेंगे जब हमारा डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इंडक्टर अपने अंदर मौजूद चार्जेस को रिलीज़ करेगा थ्रू रजिस्टर। वही कंडीशन हमारी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, यानी इन्वर्स कंडीशन। जब t बराबर 0 है, पहली कंडीशन में क्या था कि I बराबर 0, तब कोई धारा नहीं थी शुरुआत में, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करेंट इन LR सर्किट। बट ड्यूरिंग डिके ऑफ करेंट in LR circuit at t is equal to 0, I is equal to I नॉट। जब हम डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे सर्किट के अंदर करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रखा हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है E/R के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू I नॉट। तो इनिशियल कंडीशन में I इज इक्वल टू I नॉट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे k डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी, k डैश इज इक्वल टू log I नॉट। यहाँ पे 0 I के बेस में जो 0 लगता है इसी को नॉट बोलते हैं। तो ये हमारा k डैश की वैल्यू हो गई log I नॉट। अब k डैश की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k डैश इन अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी गेट, नाउ यूजिंग this value of k dash in above equation first, then we may write
इक्वेशन फर्स्ट एज फॉलोइंग। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा log i ऑन बेस e इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस log i नॉट ऑन बेस e। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, log वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो log i, इसी को अगर हम देखें आगे तो ये हमारा हो जाएगा log i माइनस log i नॉट। तो हमको पता है log x माइनस log y या log m माइनस log m अपान n हो जाता है, इसलिए ये हमारा log i अपान i नॉट हो गया। दूसरी साइड जो बचा हुआ टर्म था वो ये था माइनस आर अपान एल इंटू टी। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यानी log को हम रिमूव करेंगे तो जो राइट हैंड साइड का टर्म है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाता है, यानी e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे log को हम रिमूव करेंगे तो हमारा हो जाएगा i अपॉन आई नॉट, यानी i और i नॉट का जो रेशियो है वो e की घात में चला जाएगा, e टू द पावर माइनस r अपॉन l इंटू टी। आप लोग अपनी नोट्स में ऐसे ही लिखेंगे, e की घात माइनस r अपॉन l इंटू टी। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा i अपॉन आई नॉट की वैल्यू। अब यहाँ से हम करंट की वैल्यू यानी इक्वेशन ऑफ करंट, जो करंट हमारा डीके हो रहा है उसका एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो वो हमारा आएगा i इज इक्वल टू आई नॉट, और ये e की पावर में फिर से लिखेंगे e टू द पावर माइनस r अपॉन l इंटू टी। यहाँ पे l अपान r क्या होता है, इसके पहले हमने देखा कि l अपान r ये हमारा लैम्डा के बराबर होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन हमारा मिल जाता है i इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस r अपॉन l इंटू टी, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही हमारा इस टॉपिक का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, मेन इक्वेशन यही है जिसकी हमें तलाश थी। यही हमारा दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी करंट LR सर्किट में जब बाहर की बैटरी या सोर्स DC सोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो डीके कैसे करती है। यही लिखा हमने कि विच शोज दैट द करंट इन द सर्किट डीके एक्सपोनेंशियली। चूँकि यहाँ पे e की पावर के फॉर्म में आया है, e की पावर माइनस r अपान l इंटू टी, तो इसका मतलब कि जो करंट हमारी डीके कर रही है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने का मतलब अगर हम इसको फिगर में एक्स वाई पे प्लॉट करें तो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट हमको कुछ ऐसा कर्व मिलता है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिखते हैं आई नॉट। और जब डीके होता है यानी ये जो कंडीशन चल रही है तो ये भी एक्सपोनेंशियली होता है, तो ये डीके की कंडीशन है और ये ग्रोथ की कंडीशन है। दोनों ही कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व हैं, ई की घात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डीके करती है एंड आल्सो ग्रोथ करती है, वो भी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे केस। पहली केस क्या है कि टी और यल दोनों बराबर हो जाएं। जब टी और यल दोनों बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में जो ई की घात है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ई की घात -1 हो जाएगी। तो हमको चूँकि पता है कि ई बराबर हमारा कितना होता है 2.718, और इसकी वैल्यू को रख देंगे तो मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगी, यानी आई और आई नॉट में रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई आई इज़ इक्वल टू 0.368 आई नॉट, यानी अब यहाँ पे जो करंट डिक्रीज़ कर रही है वो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू से 0.368 मल्टीप्लाइड है। देयरफॉर द टाइम कांस्टेंट यल अपॉन आर, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सर्किट ऑफ द LR सर्किट इज़ द टाइम इन विच करंट फॉल्स टू 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। या हम इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है आई इज़ इक्वल टू ये 0.368 आई नॉट, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन ई इंटू आई नॉट, यानी आई नॉट के 1/e गुना है। ठीक, तो वही कहने का मतलब है कि आई एल अपॉन आर इज़ द टाइम कांस्टेंट इन विच करंट फॉल्स 1 अपॉन e टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड नियर अबाउट
37%। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें तो लगभग 37% ये आई अपनी पीक वैल्यू की तुलना में घट जाती है, फॉल्स कर जाती है। तो ये पहली कंडीशन है। किस कंडीशन में? जब हमारा टी यल के बराबर होगा, ऐसी कंडीशन में ये घटना घटित होगी। अब दूसरी केस अप्लाई करते हैं हम। दूसरी केस क्या है कि एज हमारे पास इक्वेशन है। दूसरी केस का मतलब यहाँ पे हम रेट निकालेंगे कि करंट हमारी किस रेट में डिके कर रही है। चूँकि इक्वेशन हमारे पास पहले से था I इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर, यानी ये ग्रो वाला डिके वाला जो एक्सप्रेशन था, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, वो हमारा है I इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन को अगर हम डी टी यानी डी आई अपॉन डी टी निकाल लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिल जाएगा। क्योंकि करंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, डिके हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी होगा, ये रेट ऑफ डिक्रीज़ ऑफ करंट होगा। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट इन सर्किट। तो वो हमारा हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे हमारा आई नॉट ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, कांस्टेंट है, डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे परिवर्तन किस में हो रहा है, आई नॉट तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई इज़ इक्वल टू आई नॉट था, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई नॉट आर अपॉन एल ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। डी आई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू माइनस आई नॉट आर अपॉन एल माइनस आई नॉट आर अपॉन एल ई रेस टू पावर, यहाँ पे स्मॉल है एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, यानी इसको हम लिखेंगे ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये हमारा टर्म हो जाएगा। और फिर इसमें यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें कि ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी की वैल्यू क्या होगी, तो पक्षांतर करेंगे, वैल्यू हमारे पास आएगी आई अपॉन आई नॉट, यानी नॉर्मल वैल्यू ऑफ द करंट टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट का जो रेशियो है वो इस एक्सपोनेंशियल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में, डिफरेंशियल वाले इक्वेशन में रख देंगे। वो इक्वेशन हमारा ये है जिसमें ये स्मॉल ई है। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस आई नॉट आर अपॉन एल ई की पावर माइनस आर अपॉन एल के स्थान पे आई अपॉन आई नॉट रख देंगे, और आई नॉट से यहाँ पे आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी है। ये स्मॉल ई है, गलती से यहाँ पे लिखा है, यानी इसको हम ध्यान देंगे कि ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी है ये टर्म, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो अब हम क्या करें, ये हमारा जब वैल्यू रख देंगे आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिके ऑफ करंट डी आई अपॉन डी टी ये बराबर हो जाएगा माइनस आर अपॉन एल आई के। इसका मतलब क्या है, यल अपॉन आर यहाँ पे हमारा लैम्डा होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हमारा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आर अपॉन एल आर स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट, द मोर रैपिड डज द करंट डाइज अवे इन द सर्किट। सर्किट से जो धारा पहले से स्टोर थी, चार्ज स्टोर था, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा तेज़ी के साथ, ठीक। वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन लैम्डा, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे और क्या था, माइनस 1 अपॉन लैम्डा आई, ठीक है। तो इसलिए माइनस 1 अपॉन लैम्डा आई, तो इसका मतलब लैम्डा के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू बढ़ने पे ये घटेगा, लैम्डा की वैल्यू घटने पे ये तेज़ी से घटेगा, ये कंडीशन है, यानी डिके होना ही होना है। तो ये डिपेंड करता है लैम्डा पे, टाइम कांस्टेंट पे। सो थैंक यू, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टाइप की सर्किट होगी जिसमें चार्जिंग होगा और डिस्चार्जिंग होगा।